तो मैं डॉक्टर अज़म्मिल आज आप लोगों को स्टूडियो में बताऊंगा सीवीए के बारे में, जिसे हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। सीवीए पैरालिसिस लकवा क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा। दोस्तों, ये हमारे पास पेशेंट है जो इमरजेंसी में आए थे अल्टर्ड सेंसोरियम में। पेशेंट जब आए थे अल्टर्ड सेंसोरियम में थे, सेमी कॉन्शियस टाइप में थे और पेशेंट को राइट साइडेड हेमीप्लेजिया था। जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आपको किस तरह से उन्हें देखना है, क्या उसका डायग्नोसिस बनाना है और किस तरह के इस पेशेंट में हम ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को लकवा है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा मैं। ये जो पेशेंट है सीवीए का है, सीवीए में इस पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है। आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है और क्या इनके सिम्टम होते हैं। तो दोस्तों, जो स्ट्रोक होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊँगा जिसे गाँव की भाषा में लकवा बोलते हैं। तो लकवे का मरीज़, सीवीए का मरीज़ अगर इमरजेंसी में आता है तो क्या क्लिनिकल फीचर लेकर आएगा, क्या कंप्लेंट लेकर आएगा, क्या उसका प्रेजेंटेशन रहेगा, क्या जब पेशेंट को लकवा लगता है, सीवीए होता है तो उस कंडीशन पेशेंट को क्या होता है, क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं और किस तरह से आईसीयू के डॉक्टर को इमरजेंसी में इस मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करना होता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ बताऊँगा। आप लोगों को आज ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि लकवा क्या होता है, कैसे होता है और क्या लकवे का मैनेजमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद कंफर्मेशन डायग्नोसिस होने के बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं इसके, और इसमें हम इसका रूट ऑफ जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन होता है और जो रूट ऑफ डायग्नोसिस होता है, किस तरह से हम इसे डायग्नोस करते हैं और क्या फाइनल ट्रीटमेंट इसमें देते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये सब बताऊँगा। दोस्तों, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं कि सीवीए लकवा क्या होता है। दोस्तों, सीवीए का मतलब होता है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, दिमाग के किसी नस में, किसी धमनी में या तो खून के थक्के का जम जाना या फिर नस का फट जाना, उसे हम लकवा बोलते हैं, सीवीए बोलते हैं। अगर बात करें कितने टाइप के होते हैं तो दोस्तों दो टाइप के होते हैं सीवीए स्ट्रोक, जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक अगर बात करें पहले हम इस्चेमिक स्ट्रोक की। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है और कैसे होता है और क्या इसके कोजेज़ होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे कि हमारी ब्रेन की कोई नस है, अगर इस नस के अंदर कहीं पे कोई क्लोट आ जाए, कोई खून का थक्का आ जाए या फिर इसमें कोई थ्रोम्बस बन जाए या फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए या फिर उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ने के साथ साथ इस नस के अंदर नस मोटी हो जाए या नस कमज़ोर हो जाए, जिसके कारण ये जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है यहाँ पे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम पहुँचे नस के बंद होने के कारण। तो नस के बंद होने के कारण ऑक्सीजन के ब्रेन के जिस लेवल में, जिस हिस्से में ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, ब्रेन का वो हिस्सा डेड होने लगता है, वो हिस्सा मरने लगता है। तो ब्रेन इस नस के द्वारा, अगर ये नस बंद हुई है, इस हिस्से में बंद हुई है, अगर यहाँ के हिस्से के जो ब्रेन टिश्यू डेड होने लगेंगे और जो ब्रेन का ये हिस्सा है यहाँ पे इस हिस्से के जो फंक्शन होते हैं, अगर जैसे कि पेशेंट का ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में अगर यहाँ पे पेशेंट को लकवा लगा है, ब्रेन का हिस्से का यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हुआ है, इन नस के अंदर ब्लॉकेज होने से या फिर नस में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से या फिर नस में एथेरोस्क्लेरोसिस होने से या फिर नस के कोई एयर इम्बोलिज्म होने की वजह से ये बंद हो गई। बंद होने के कारण यहाँ की ब्लड सप्लाई बंद हुई। ब्लड सप्लाई होने के कारण उस हिस्से का जो है कि ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो हिस्सा धीरे धीरे मरने लगेगा, डेड हो जाएगा। तो जो हिस्सा डेड होगा उस हिस्से के अपोजिट साइड में पेशेंट को फंक्शन हमें लॉस देखने मिलेंगे। अगर पेशेंट का लेफ्ट साइड लकवा लगा है, लेफ्ट साइड अगर ब्रेन की कोई आर्टरी में क्लोट हुआ है, थ्रोम्बस हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या फिर एयर इम्बोलिज्म है, तो अपोजिट साइड में पेशेंट को हमें लक्षण सिम्टम देखने मिलेंगे। उस साइड के पेशेंट के मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाएंगे। मोटर और सेंसरी फंक्शन का लॉस होने का मतलब पेशेंट का उस साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देगा कम्प्लीटली, पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, जिसे हम पैरालिसिस लकवा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये होता है हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन की किसी नस के अंदर खून के थक्के का जम जाना या नस का मोटा हो जाना, नस का जो है कि अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। उम्र के साथ साथ जैसे कि खेत के अंदर गर्मियों में जो पाइप पड़ी होती है, पाइप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पपड़ियाँ निकल जाती है, छिलके निकल जाते हैं। इस तरह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी नसें होती हैं, नसें भी इस तरह से हो जाती है, जिसके कारण नसें की जो मोटाई अगर ये है तो उम्र के साथ साथ नसें पतली हो जाती है और उसमें खून का संचार कम हो जाता है। तो ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उसकी वजह से पेशेंट अगर कम्प्लीटली थ्रोम्बस नहीं होता है तो पेशेंट का अगर नस पहले से पतली हो गई है, कम हो गई है, तो उस हिस्से में पेशेंट का खून का रिसाव कम जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो पेशेंट को क्या होता है, ओल्ड एज में भूलने की समस्या होने लगती है। पेशेंट कभी कभी गफलत में चले जाता है।
तो इस तरह से सिम्टम देखने मिलते हैं। अभी मैं आप लोग बताऊंगा, अगर किसी पेशेंट को लकवा हुआ है, इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन की अगर कोई नस बंद हुई है, नस बंद होने के कारण इस्केमिक स्ट्रोक के कारण पेशेंट में क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं वस्कुलर कोज। वस्कुलर कोज मतलब नस के कारण ये बीमारी हुई है। तो वस्कुलर कोज जो भी होते हैं, इनकी जो सिम्टम देखने मिलेंगे हमें सडन देखने मिलेंगे। जैसे कि अभी ये नस पेशेंट के दिमाग के अंदर है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर ये नस अभी बंद हुई तो तुरंत पेशेंट को सिम्टम देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं पेशेंट को 2-3 दिन से कमजोरी देखने मिलेगी, ये आज हाथ काम करना बंद करा, कल जुबान लड़खड़ाना चालू हुई, परसों पैर काम करना बंद हुआ, इस तरह से नहीं होगा। अगर नस अभी बंद हुई है तो तुरंत पेशेंट में सिम्टम देखने मिलेंगे। उसी वक्त पेशेंट का एक साइड का हाथ और पैर काम करना बंद कर देगा, या फिर पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पेशेंट की स्वेलिंग ऑफ स्पीच हो जाएगी, पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, डिसआर्थरिया या फिर डिस्फेजिया पेशेंट को हमें देखने मिलेगा। तो इस तरह से इस्केमिक स्ट्रोक के सिम्टम होते हैं। राइट साइड अपर लिम में, लोअर लिम में मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ स्पीच हो जाएगी, डेविएशन ऑफ माउथ हो जाएगा। इसका एक क्राइटेरिया होता है, एक निमोनिक होता है जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, उसे याद रखना है। इसे हम फास्ट बोलते हैं, FAST, फास्ट। एफ से हमें पेशेंट का फेस देखना होता है। फेस में हमें क्या देखना है, डेविएशन ऑफ माउथ, जैसे मेरा मुख सीधा है, अगर लकवा लगेगा तो मुँह वैसा टेढ़ा हो जाएगा, तो एफ से फास्ट देखना है। तो फास्ट में क्या देखना है आपको, एफ में फेस के अंदर आपको डेविएशन ऑफ माउथ फेस में। उसके बाद हमारा एफ से ए आएगा। ए से आपको क्या देखना है, पेशेंट का जो हाथ और पैर है उसमें आपको देखना है कमजोरी तो नहीं आई, पेशेंट के जो मूवमेंट देखना है। पेशेंट को बोलना आप उंगली पकड़ो ज़्यादा, जो मेल या फीमेल है तो उसको बोलो उंगली पकड़ के उंगली खींचने की, मेरी उंगली खींचो। अगर पेशेंट का पावरफुल होगा तो आपकी उंगली ताकत से खींचेगा, आपको खींच देगा। अगर पावर कम हुआ होगा पेशेंट का तो ग्रिप कमज़ोर होगी, आप खींचेंगे अपने साइड अपने फिंगर तो पेशेंट पकड़ नहीं पाएगा और होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आपको ए से आर्म देखना है, आर्म में आपको वीकनेस देखना है। तो एफ से फेस देखना है, फेस में डेविएशन ऑफ माउथ देखना है, मुंह टेढ़ा तो नहीं हुआ। ए से आपको आर्म देखना है, आर्म के अंदर देखना है वीकनेस तो नहीं है। एस आता है फिर FAST, फास्ट में एस में आपको देखना स्लरिंग ऑफ स्पीच, पेशेंट की जीभ बोलने में लड़खड़ा तो नहीं रही है, पेशेंट को मुंह का लकवा तो नहीं लगा, आपको ये देखना है। उसके बाद आता है टी, फास्ट का। टी से आता है हमारा टाइम टू कॉल इमरजेंसी या एम्बुलेंस को कॉल करना, आपको हेल्प के लिए बुलाना, पेशेंट को शिफ्ट करना हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये अगर किसी पेशेंट को इन्फार्क्ट होता है, लकवा होता है, तो उसका एक निमोनिक होता है याद करने का। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर बात करें तो इसके कोजेस की, क्या कोजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट जो इसके कोज होते हैं, डायबिटिक और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में हो सकता है। कोई पेशेंट अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग कारण हो सकता है। ओल्ड एज में हो सकता है। अगर आपको हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर ट्राइग्लिसराइमिया है, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ओबेसिटी में हो सकता है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होना और ओल्ड एज, एल्कोहल, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर है। तो दोस्तों ये जो है इसके हमारे इस्केमिक स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर है। तो मैंने आप लोगों को बताया इस्केमिक स्ट्रोक। अभी हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। दो टाइप मैंने आपको स्ट्रोक बताया था, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के बाद अगर बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक की, हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, तो दोस्तों हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे कि हमारे ब्रेन की कोई नस है, कोई पाइपलाइन है, इसके अंदर एक खून की सप्लाई चालू है, अगर यहाँ से फट जाए तो ये फटेगी तो क्या होगा, ये ब्रेन के अंदर ये ब्लड को सप्लाई कर रही है, इसके साथ ब्लड के साथ हमारा ब्रेन को ऑक्सीजन जा रहा है, जिससे ब्रेन जिंदा है। अगर ये नस ब्रेन की अगर फट जाएगी तो यहाँ क्या होगा, ब्लड फैल जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जो हमारा ब्रेन है ये हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर फिक्स है, इसके अंदर बाहर से एक ड्रॉप डालने की जगह नहीं है। अगर वो कोई जगह इसमें ड्रॉप बाहर से जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो उसके लिए चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो ब्रेन उसे सहन नहीं कर पाएगा और उसके अपोजिट सिम्टम देने लगेगा। तो अगर ये नस फटेगी तो ब्रेन के अंदर ब्लड का रिसाव होगा, हेमरेज होगा, तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। खून जब बहेगा अंदर ब्रेन में तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अगर बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक कैसे देखना है, तो वो इसका न्यूमोनिक फास्ट रहेगा। एफ से आपको फेस देखना है, फेस में आपको देखना है डेविएशन ऑफ माउथ। ए से आपको आर्म देखना है, आर्म में आपको देखना है वीकनेस, हाथ या पैर में कमजोरी तो नहीं है। ए से आपको देखना है स्लरिंग ऑफ स्पीच, जीभ लड़खड़ा रही क्या पेशेंट को। टी से आपको कॉल करना टाइम टू कॉलना एम्बुलेंस या इमरजेंसी, आपको पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना है। अगर बात करें दोस्तों इसके कोजेस की, हेमरेजिक स्ट्रोक के क्या कोज हो सकते हैं, दिमाग की नस फटने के क्या कोज हो सकते हैं, तो फर्स्ट इसका जो कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसके कारण ब्रेन की नस फट जाती है। ब्रेन की नस फटने के कारण ब्रेन के अंदर ब्लड का रिसाव हो जाता है, उसकी वजह से मरीज को पैरालिसिस हो जाता है, लकवे के लक्षण देखने हमें मिलते हैं। अगर बात करें क्या क्या कोज है, तो फर्स्ट कोज तो है इसका इस हेमरेजिक स्ट्रोक का और हाइपरटेंशन। सेकंड कोज होता है कोई एन्यूरिज्म का रप्चर होना। एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है ये हमारा, मानो हमारे ब्रेन की एक वेसल से, वेसल के यहाँ गुब्बारा बन जाता है, यहाँ पे वेसल फूल जाती है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से। वो वेसल एकदम तक फूलेगी और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में गुब्बारा फट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रप्चर एन्यूरिज्म।
तो एन्यूरिज्म के रप्चर होने के कारण भी हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, डायबिटीज के कारण हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके कोजेस है हेमरेजिक स्ट्रोक है। और एक ट्रोमा के कारण भी ये हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोग को बताया हेमरेजिक स्ट्रोक के कोजेस, हेमरेजिक स्ट्रोक कैसे हो सकता है। तो इसके बाद अगर बात करें कि अगर पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें क्या क्या देखना है इसमें। तो जब भी कभी इस तरह का पेशेंट आता है इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, तो जो पेशेंट आएगा आपके पास स्ट्रेचर में आएगा। स्ट्रेचर में जब पेशेंट आएगा तो आपको अपना दिमाग लगाना है किस तरह से आप इस पेशेंट को अप्रोच करेंगे। जो ओल्ड एज पेशेंट आपके पास आया है, अनकॉन्शियस अल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो आपको सबसे पहले पेशेंट का वाइटल देखना है, पल्स देखना है, बीपी देखना है, शुगर देखना है। ये तीनों चीज़ देखना है। अगर तीनों चीज़ नॉर्मल है उसके बाद पेशेंट का आपको पीपल देखना है। पीपल देखने के बाद आपको प्लांटर देखना है। प्लांटर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेमर होता है, यहाँ पे चाबी साफ पैर के तलवे के यहाँ पे प्लांटर रीजन में रिफ्लेक्स करेंगे। अगर आप जब इसे चाबी को घुमाएंगे या हेमर को घुमाएंगे तो अगर पंजा पेशेंट का आगे आता है तो हम बोलते हैं फ्लेक्सन, ये नॉर्मल होता है। अगर आप चाबी जब घुमाएंगे अगर पंजा पीछे जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसर। अगर पेशेंट का प्लांटर एक्सटेंशन आ रहा है, पीछे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सोचना है पेशेंट को ब्रेन में कुछ हुआ है, या तो इन्फार्क्ट हुआ है या ब्लीड हुआ है, या फिर हो सकता है कोई ट्यूमर हो जिसके कारण पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हुआ है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सेकंड आपको देखना है पेशेंट की पीपल अगर अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब एक साइड की पीपल 2 mm है, रिएक्टिव है, एक साइड की पीपल 1 mm फिक्स्ड है, आपको ये देखना है। फिर दोनों साइड की पीपल फिक्स्ड है या फिर दोनों साइड की पीपल डायलेटेड है, आपको ये देखना है रिएक्टिव है या नहीं है। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है। थर्ड आपको देखना है पेशेंट की स्पीच कैसी है, पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छे से है नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है, पेशेंट का आर्म में वीकनेस तो नहीं है। इस तरह से आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पेशेंट का करना है। उसके बाद पेशेंट के अटेंडर से हिस्ट्री लेना, क्या हुआ था। अटेंडर बोलेंगे कि घर पे चाय पी रहे थे, बाथरूम जा रहे थे या बैठे थे, अचानक से बेहोश हो गए और एक साइड इनको कमजोरी हो गई, फिर हम यहाँ पे लेकर आए। तो आपको तुरंत आपका डायग्नोस बनेगा CVA अंडर इवोल्यूशन, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट अंडर इवोल्यूशन, या फिर आप डायग्नोस बना सकते हैं अल्टर्ड सेंसोरियम अंडर इवोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट के वाइटल वगैरह लेना है। अगर पेशेंट का बीपी हायर साइड हो तो आपको फर्स्ट 2 आवर में 20 mmHg से ज़्यादा कम नहीं करना है उसे। अगर आप बीपी बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो उससे वहाँ पे क्या होगा, ब्रेन का टिश्यू ऑलरेडी डेड हो रहा है। आप बीपी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम जाएगी बीपी कम होने की वजह से, और पेशेंट का और ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। ब्रेन को ऑक्सीजन और ज़्यादा कम जाएगी तो और ज़्यादा पेशेंट में सिम्टम देखने मिलेंगे। तो बीपी बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। आपको पेशेंट को बेड पे लेना है। बेड पे लेने के बाद पेशेंट को आपको ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम जा रही है। तो आपको 3 से 4 लीटर पर ऑक्सीजन देना है पेशेंट को। बीपी को बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। अगर बीपी नॉर्मल हो और बीपी अगर 160-70 के आसपास हो तो आपको इंजेक्शन मेनिटोल 100 ml स्टेट देना है पेशेंट को। उसके बाद इंजेक्शन लेसिक्स 20 मिलीग्राम स्टेट देना है और लेविपिल 1 ग्राम से लोड कर देना है। मेनिटोल, लेसिक्स और लेविपिल का क्या रोल है अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब भी लकवा लगता है पेशेंट को CV होता है तो ब्रेन के अंदर प्रेशर बनता है, ब्रेन के अंदर इडीमा डेवलप हो जाता है। उस इडीमा को, उस सूजन को, उस ब्रेन के प्रेशर को कम करने के लिए हम इंजेक्शन मेनिटोल देते हैं। मेनिटोल एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जो कि ब्रेन की जो इडीमा होती है, सूजन होती है, उसे कम कर देता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर देता है। तो जब पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में गया है, CVA पेशेंट को हुआ है तो ब्रेन में सूजन को कम होगी तो पेशेंट में धीरे धीरे सिम्टम कम होगा, पेशेंट रिकवर होगा, हमारा होश में आएगा। तो मेनिटोल का एक काम है। सेकंड आपको लेसिक्स देना है, उससे ब्रेन का इडीमा कम होगा, प्रेशर कम होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होगा। थर्ड चीज़ होती है लेविपिल, लेविराटासिटाम, आपको 1 ग्राम से लोड करना है। इसका अगर पेशेंट को ब्रेन में इडीमा है, स्वेलिंग है तो उससे पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। तो सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, सीजर से बचने के लिए आपको लेविपिल 1 ग्राम से लोड करने देना है। 100 ml NS में देना है इसे। आपको 3 इंजेक्शन देना है। साथ में आपको पेशेंट को एक इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल देना है और एक ओंडेनसेट्रोन देना है। पेंटाप्रोजोल 40 mg स्टेट और ओंडेनसेट्रोन 4 mg स्टेट। तो पेशेंट को गर्ड ना हो, वोमिटिंग ना हो, ये आपको देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। उसके बाद आपको पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो, तुरंत CT स्कैन हेड के लिए भेजना है प्लेन। यहाँ पे आप MRI भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले CT हेड के लिए भेजना है। CT हेड के लिए जब पेशेंट को आप भेजेंगे, CT हेड आपकी होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको पेशेंट को पता चलेगा कि पेशेंट का आपको हेमरेज हुआ है या फिर इन्फार्क्ट हुआ है, तो इससे आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। अगर पेशेंट को इन्फार्क्ट हुआ है तो इन्फार्क्ट का ट्रीटमेंट क्या है, आपका इंजेक्शन मेनिटोल 100 ml TDS चलेगा या 6 hourly कर सकते हैं अगर पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा है। इंजेक्शन लेसिक्स 20 मिलीग्राम TDS देना है आपको इसमें। इसके बाद अगर इन्फार्क्ट हुआ है, पेशेंट की ब्लड की क्लोटिंग हुई है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन LMWX लो मोलिकुलर वेट हिपरिन देना है आपको 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस BD 12 hourly, सुबह शाम 5 दिन तक देना है। उसके बाद आपको देना है टेबलेट एस्प्रिन AV, इकोस्प्रिन 150 mg और रोसुवास्टेटिन 20 mg। ये टेबलेट आपको पेशेंट को दिन में 1 बार देना है। साथ में कुछ टेबलेट देना है इसमें सिहाम्पी, लेवरास्टिस्राम और सिटिकोलिन टेबलेट देना आपको, जो कि ब्रेन में पेशेंट को जो इडीमा है उसको कम करेगी। और जो ब्रेन के लिए सेरिब्रोप्रोटीन सेरिविन 90 mg की टेबलेट आती है वो आपको देना है। जो सेरिब्रोप्रोटीन होता है ब्रेन के टिश्यू को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ब्रेन को हेल्दी रखेगा,
तो ये आपको इसमें ट्रीटमेंट देना है। साथ में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, और आपको IV फ्लूइड देना है पेशेंट को, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप उसमें डाल सकते हैं, और न्यूरोबियन 4 इंजेक्शन आपको जो 500 वाली NS आप चलाएंगे पेशेंट को, उसमें आपको देना है। तो दोस्तों ये हुआ इस्केमिक इन्फार्क्ट का ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट इस्केमिक इन्फार्क्ट के साथ आता है तो आपको 5 दिन LMWX इंजेक्शन देना है। 5 दिन के बाद आपको उसको टेबलेट जो है कि क्लोपिटोग्रेल 75 mg 1 टेबलेट दिन में एक बार चालू कर देना। साथ में एस्पिरिन AV तो आपको देना ही देना है, साथ में क्लोपिटोग्रेल 75 mg की एक टेबलेट चालू कर देना है। दोस्तों ये तो हुआ इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट। अभी मैं आप लोग बताऊंगा हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो आपको सेम क्राइटेरिया, इंजेक्शन मेनिटोल देना है पेशेंट को, इंजेक्शन लेविपिल देना है, इंजेक्शन लेसिक देना है, और पेंटोप और एमसेट दे देना है। BP बॉर्डर लाइन कम करना है। फर्स्ट 2 आवर में पेशेंट का 20 mmHg BP आपको कम करना है। पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है। उसके बाद पेशेंट आपका थोड़ा मैनेज हो जाए, शुगर वगैरह नॉर्मल हो पेशेंट का, उसके बाद पेशेंट के थोड़ा अल्टेट सेंसोरियम में पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो, साथ में आपको पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ CT स्कैन के लिए भेजना है। पेशेंट की CT स्कैन की रिपोर्ट आएगी। CT स्कैन की रिपोर्ट में हो सकता है रप्चर्ड एन्यूरिज्म, या फिर हो सकता है हेमरेजिक इन्फार्क्ट या हेमरेजिक स्ट्रोक लिखा सकता है। जहाँ भी आपको हेमरेजिक शब्द, हेमरेजिक वर्ड, हेमरेजिक लिखा मिले CT स्कैन की रिपोर्ट में या फिर MRI की रिपोर्ट में, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को एंटीप्लेटलेट नहीं देना है। एंटीप्लेटलेट का मतलब इकोस्प्रिन नहीं देना है, क्लोपिटोग्रिल नहीं देना है, आपको इंजेक्शन LMWX नहीं देना है। किसी भी तरह की खून पतला करने की दवाई आपको उस मरीज़ को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये जो हमारी ब्रेन की नस है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या फिर एन्यूरिज्म रप्चर होने की वजह से फट चुकी है। इसके फटने के कारण, रप्चर होने के कारण दिमाग के अंदर खून का रिसाव ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उस पेशेंट को LMWX देंगे, इकोस्प्रिन देंगे, क्लोपिटोग्रिल देंगे, किसी भी तरह का एंटीप्लेटलेट देंगे या हिपेरिन देंगे, तो उससे उस मरीज़ की ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस मरीज़ को आप सुधारने की बजाय उसे बिगाड़ देंगे। यह आप सोने पर सुहागा कर देंगे, जलती हुई आग में तेल डालने का काम हो जाएगा, मरीज़ की जान चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी हेमरेजिक वर्ड लिखा दिखे आपको, उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह के एंटीप्लेटलेट, खून पतला करने की दवाई नहीं देना है। आपको उसमें देना क्या है, इंजेक्शन मेनिटोल 100 ml 6 आवर्ली दे सकते हैं आप। उसमें TDS की जगह 6 आवर्ली दे सकते हैं। दिन में 24 घंटे में 4 बार दे सकते हैं। इंजेक्शन लेसिक्स 20 mg BD या TDS या 6 आवर्ली दे सकते हैं उसे, क्योंकि जो हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ, तो आपको प्रेशर कम करके रखना है, ब्रेन का ब्लड प्रेशर कम करके रखना है। थर्ड चीज़, आपको उस पेशेंट में इंजेक्शन लेविपिल 1 ग्राम से लोड करना है। उसके बाद 500 mg TDS देना है। अगर पेशेंट को रिकरेंट सीजर आते हैं, सीजर के एपिसोड आते हैं, तो इंजेक्शन एप्सोलिन, एप्टोइन जिसे हम बोलते हैं, पेशेंट का वेट के अकॉर्डिंग आपको 6 या 7 एम्पुल से 600 या 700 mg से, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो 800 mg 8 एम्पुल से लोड करना है। 500 वाली NS में डाल के उसे स्लो चलाना है। जब आप इंजेक्शन एप्सोलिन दें तो उसे स्लो दे, उससे पेशेंट को वेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एप्सोलिन को आपको स्लो चलाना है। लेविपिल को 1 ग्राम को 100 ml में देना है। उसके बाद 500 mg TDS देना है, और टेबलेट स्ट्रोसिट पी देना है पेशेंट को। इसमें सिटीकोलिन और लेवरासिटाम होता है, हमारा पैरासिटाम होता है। पैरासिटाम टेबलेट 500 mg TDS देख सकते हैं, सिटीकोलिन टेबलेट 500 mg TDS देना है। साथ में टेबलेट सेरेवियन 90 mg OD देना है, या फिर इंजेक्शन सेराहिंच 90 mg आप 24 आवर्ली दे सकते हैं। ये आपको इसमें ट्रीटमेंट देना है। और टेबलेट रोसोप्रेक्स, रोसोवास्टैटिन 20 mg इसमें आप दे सकते हैं एक, अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो। और साथ में आपको न्यूरोबियन 4 देना है टेबलेट, या फिर इंजेक्शन न्यूरोबियन 4 दे सकते हैं, और IV फ्लूइड देना है। और पेशेंट का वाइटल मॉनिटर करते रहना है, और पेशेंट को क्लिनिकली देखना है। ग्लूकोमा आपको इसके लिए डेली चेक करना है पेशेंट का। दोस्तों इस तरह से हम हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से दोनों में डिफ्रेंशिएट करके ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो था आज हेमरेजिक और इस्केमिक स्ट्रोक पे, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट पे, लकवे का इलाज किस तरह करते हैं, क्या इसका मैनेजमेंट होता है, आज आप लोगों को मैंने इस वीडियो में ये बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।